नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और आज युद्ध में बात होगी उसी सवाल की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भाई, ये युद्ध क्या खत्म होने वाला है या फिर जैसा ट्रंप ने ऐलान किया था कि अगर बातचीत फेल होती है तो फिर इतना मारेंगे कि ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा, ईरान की सिविलाइजेशन पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में बिना बम गोला बारूद बरसाए हॉर्मुज खुल जाएगा और क्या इस्लामाबाद में जो ये पीस टॉक्स हो रही हैं, इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है, ईरान अमेरिका के बीच बातचीत बन जाएगी। देखिए, सुबह से खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। मुनीर साहब अपने मिलिट्री सूट में रिसीव करने के लिए जाते हैं ईरान के डेलीगेशन को, लेकिन जब साहब आते हैं यानी कि जेडी वान साहब आते हैं अमेरिका, तो सूट बूट में एकदम कॉर्पोरेट लुक में पहुंच जाते हैं। तो अभी वहां पर मुलाकातें जो है वो चल रही हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि फिर दोनों, वो जो मेज सजाई थी, जो बैंक्वेट हॉल बुक किया था, जो सेरेना होटल था, सब कुछ जो था अभी खाली पड़ा हुआ है। खाली इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ईरान ने प्री कंडीशंस रखी कि भाई ये कंडीशंस मानोगे तो बात करेंगे। अमेरिका ने पहले बीच में खबर आई कि उसमें से कुछ कंडीशंस मान ली हैं, लेकिन फिलहाल अब दोबारा खबर आ रही है कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से कि कोई कंडीशन अमेरिका मानने के मूड में नहीं है। तो क्या ये पीस टॉक डीरेल हो रही हैं? अमेरिका और ईरान दोनों देशों के डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद तो हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। ईरानी डेलीगेशन भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ पहुंचा है। हालांकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल में शामिल ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बातचीत के टेबल पर रहते हुए अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया था, तो किस मुंह से इन पर भरोसा करें। ट्रंप पर ईरान को भरोसा नहीं है। जेडी वांस का नाम भी उन्होंने ही सुझाया है। बावजूद इसके ईरान ने अपने मुख्य 4 डिमांड्स अमेरिका के सामने रख दी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों उसको एक पोस्चरिंग के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान जिस तरह से खाली जहाज लेकर आया, उसके अंदर सीट्स पर, जिस स्कूल पर अमेरिका इजराइल के हमले में बच्चियों की मौत हो गई थी 170 से ज्यादा, उन बच्चियों की तस्वीरों के साथ वो एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था। अब फिलहाल ये है कि ईरान की जो डिमांड थी कि जो उसके फ्रीज्ड एसेट्स हैं उनको अमेरिका रिलीज करेगा, यानी कि ईरान को फंडिंग मिलेगी, जहां जहां उसका पैसा फंसा हुआ है सब वापस मिलेगा। लेबनान पर हमले बंद होंगे। ईरान किसी भी कीमत पर लेबनान को छोड़ने के मूड में नहीं है और इजराइल लेबनान पर हमला करने से बाज नहीं आ रहा है। हॉर्मुज पर फुल कंट्रोल हासिल करना है, टोल लगाना है, गल्फ रीजन से अमेरिकी बेस को खाली कराना है। अब ईरान ने भी ऐसी लिस्ट भेजी है ना, जो लगता नहीं है कि भाई अमेरिका मान लेगा। मतलब माना कि अमेरिका फंसा हुआ है, लेकिन इतना भी थोड़ी कि आप जो माना है वो लिख दें। लेकिन कई बार होता है ना कि आप 100 रुपए मांगिए तो आते आते नेगोशिएशन टेबल पे 50 तो मिल ही जाएंगे। तो फिलहाल मोलभाव चल रहा है। अमेरिका ने ईरान की सभी डिमांड्स को खारिज कर दिया है, सूत्र ये भी कह रहे हैं। पीस टॉक पर दुनिया भर की नजरें हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप इस बड़े दिन पर भी ईरान को धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने तो यह तक कह दिया है कि ईरान आज जिंदा बचा है तो सिर्फ पीस टॉक के लिए बचा है। तो माहौल दोनों तरफ से टाइट है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो सोच रहा है कि भाई अगर अमेरिका फंस ही रहा है तो जितना चाहे बटोर लूं। लेकिन क्या अमेरिका अपनी फजीहत कराने के बाद अब ईरान को इतना बड़ा अपर हैंड दे देगा? शहबाज शरीफ को भी राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि भाई पाकिस्तान की औकात ही नहीं है ना। जिस अमेरिका से लोन लेके, पैसे लेके, उसके वेंटिलेटर के सहारे पाकिस्तान जिंदा है, उसे वो किस हैसियत से डरा धमकाकर या दबाव बनाकर पीस टॉक में कुछ सलाह मशवरा करवा पाएगा? ईरान के सामने भी यह हैसियत पाकिस्तान नहीं रखता है। तो फिर होगा क्या? सिर्फ शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो ये कर्फ्यू लगाकर पूरा मजमा सजाया है, तो क्या वाकई में इससे सिर्फ और सिर्फ एक पोस्चरिंग होने वाली है या कुछ कॉन्क्रीट निकलेगा? भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। यहां से युद्ध रुकेगा? ईरान को क्या हासिल होगा? अमेरिका कैसे एग्जिट रूट अपनाएगा? और क्या वाकई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा? मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा ऑर्डर है, क्या वो बदलेगा और ईरान सुपर पावर बन के उभरेगा? और सऊदी क्या ये होने देगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। मेजर जनरल अरविंद भाटिया हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार हैं। नदीम अहमद साहब ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। और आरजू काजमी हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आरजू, आज तो आपके लिए बड़ा हलचल भरा दिन रहा होगा, लगातार खबरें फॉलो कर रही होंगी। अभी हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, मुलाकातें तो हो रही हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है। पीस टॉक जो है वो डीरेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान की शर्तों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। आपके पास लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन क्या है? देखें, लेटेस्ट पिनाज अभी तक ये है कि दोनों डेलीगेशन जो हैं बारी बारी, पहले ईरान का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है, उसके बाद अमेरिकन डेलीगेशन ने भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, और अब शाम में दोनों अमेरिका और ईरान के जो
आए हैं यहाँ पर लोग, वो आपस में इनकी मीटिंग कराई जाएगी। अब अगर एक दिन में कोई फैसला ना हो पाया या एक दिन में कोई रिजल्ट ना निकला, तो हो सकता है कि ये मामला कल तक चला जाए। और 2 दिन के लिए, क्योंकि तैयारी जो की गई है वो 2 दिन की गई है, जो यहाँ तक कि जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वो भी 2 दिन के लिए है। और लग यही रहा है कि शायद एक दिन में ये मामला जो हैं वो ना सुलझ सके। वैसे तो हो सकता है 2 दिन में भी कुछ ना हो, लेकिन इस वक्त क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की बात को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान का कहना है कि जी अमेरिका जो कह रहा है हम वो नहीं मानेंगे, अमेरिका का कहना है कि हम ईरान की कोई कंडीशन नहीं मानेंगे। तो ऐसे में डायलॉग होगा कैसे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की हर बात को ही रिजेक्ट कर दिया है। तो आरजू, रिजेक्शन तो हो रहा है, बातचीत डिरेल होती हुई नजर आ रही है, बहुत ज्यादा उम्मीदें वहां पर पाकिस्तान के लोगों ने भी और वहां के मीडिया ने भी नहीं पाली थी। उनका कहना था कि वो हैसियत, वो हुकूक रखता ही नहीं है पाकिस्तान के आंखें तरेर के अमेरिका को थोड़ा दबाव बना सके या ईरान को दबाव बना सके। लेकिन इस बीच सड़कों पर वीडियोस आ रहे हैं, मुनीर साहब के लिए नोबल जरूर मांग लिया है। देखिए, वो तो वैसे ही शायद कुछ लोग डिमांड कर रहे होंगे जो उनको फेवर करते हैं या जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो ईरान से या अमेरिका से अपनी कोई बात मनवा सके। इसलिए कि अगर लड़ाई को रोकना है तो ये भी इन दोनों ने ही डिसाइड करना है, बल्कि तीसरी पार्टी तो यहाँ पर इन्वाइट ही नहीं की गई, यानी कि इसराइल, जिसको यहाँ पर डेफिनेटली उनके भी किसी ऑफिशियल को होना चाहिए था। मतलब उनके बगैर ही सारे फैसले किए जा रहे हैं। तो इसलिए मामला जो है वो मुश्किल है। बाकी तो ये चीज़ें तो सोशल मीडिया पे यहाँ चलती रहती हैं कि इनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज इनको देने, हालांकि आप तो जानती हैं कि ये तो नहीं लेंगे। अगर इनको किसी ने दिया भी तो हो सकता है ट्रम्प को ही पकड़ा दें, मगर आगे भी क्योंकि ट्रम्प की जिस तरह से यहाँ पर आप जानती हैं जो वैल्यू है, या ट्रम्प को जिस तरह से वैल्यू किया जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटीज़ जो है उसमें मुकम्मल एक तरह से शटर डाउन है, और तमाम ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए इन्होंने। और ये भी कहा है कि जी बिल्कुल यानी ऑफिसेज भी नहीं खुलेंगे और मंडे से ही सब कुछ होगा, जो काम आगे बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त लग नहीं रहा कि कोई रिजल्ट कोई खास आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दोनों तरफ से इनकार है। ईरान भी मना कर रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका भी यही बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो थ्रेट्स हैं वो भी चलती चली जा रही है। वो हर बात में कह रहे हैं कि जी हम ईरान को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कोई शर्त नहीं मानेंगे, और यही ईरान कह रहा है। तो उसके लिए मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर ये लोग पाकिस्तान क्यों आए हैं। पाकिस्तान ने तो सिर्फ खैर इतना ही रोल प्ले किया है कि यहाँ पर इनको दोनों को मिलवाया है या इनको मिलवाया जाएगा, इससे ज़्यादा पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर इन्हें समोसे पकौड़े खाने थे तो ये अपनी कंट्री में बैठ के भी खा सकते थे। मुझे नहीं पता यहाँ क्यों आ गए। सबसे बढ़िया बात आपकी रहती है, आप मेरे सवाल से पहले आपने जवाब दे दिया। मुझे भी यही लग रहा था कि अगर मुनीर साहब के लिए आपका अवाम नोबेल मांगेगा तो फिर ट्रम्प साहब नाराज हो जाएंगे, मुनीर साहब टेंशन में आ जाएंगे कि ये गड़बड़ मत करो, मुझे और लंचेस अभी करने हैं। तो लेकिन आपने पहले ही बता दिया कि भाई अगर मिल भी गया गलती से तो कहेंगे साहब आप रखो, मेरा है ही नहीं, बनता ही नहीं है मेरा हक। ऑन अ सीरियस नोट मेजर जनरल भाटिया साहब, यहाँ पर अगर हम बात करें भाई, तो फिर पाकिस्तान कर क्या रहा है? मतलब जब उसे पता था कि हैसियत तो है नहीं आपकी कि आप अमेरिका को आखिर तरह के कहें भाई थोड़ा दबाव बनाए कि सुनो मानो बात मेरी, मैं तुम्हारा यहाँ फायदा करा दूंगा, ये हैसियत तो सिर्फ चीन रखता है। सबसे ज्यादा अगर कोई रखता है ईरान के फ्रंट पे, रूस थोड़ा बहुत जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहा है वहां रखता था। तो भाई पाकिस्तान का वेन्यू क्या अचीव कर लेगा? थैंक यू पिनाज। पाकिस्तान और ईरान की जो बाउंड्री है, सरहद है, वो 960 किलोमीटर है जी। टोटल लैंड बॉर्डर जो ईरान का है 5800 किलोमीटर है, और 7 देशों के साथ उसकी बाउंड्री है। सबसे बड़ी बाउंड्री उसकी पाकिस्तान के साथ। और अगर आप वर्ल्ड में देखें तो दूसरी शिया पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है वो पाकिस्तान में है। तीसरी बात ये कि ये एक पपी हैं, ये एक मैं ये कहता हूँ सर्वेंट रूपी हैं अमेरिका के, उनके इंटरेस्ट भी देखते हैं। और पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट की है ट्रंप ने 2022 से, तो उसका जो भी है अब वो पे बैक टाइम आ गया था। एक सेफ एंड सिक्योर जगह जहां आप ये समझे को आप कैसे कि आप अपनी एयरफोर्स लगा दें। नहीं 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 सर, भाटिया साहब, पाकिस्तान सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर जगह किस लिए? क्योंकि आपने G20 यहां पर कराया। अच्छा। आपने पूरा सब चलते रहे, लोग मेट्रो में भी जाते रहे, लोग अब उसमें, यहां इन्होंने एक बिल्कुल डीमिलिटराइज जोन कर दिया, ऐसा बंद कर दिया कि वहां बोलते परिंदा भी नहीं। 10,000 सैनिक आपने लगा दिए, आपने अपने जहाज भेजे ईरान के डेलीगेशन को लाने के लिए। 2 जहाजों में वो आए, क्योंकि एक जहाज में भी नहीं आए कि उनको डर था कि कहीं
कोई मिसाइल ना फायर हो जाए, अलग अलग जहाज में आए, तो एस्कॉर्ट करके आप लाए, क्योंकि उनको, मुनीर को क्या दिख रहा है, मुनीर को दिख रहा है कि भाई मैं गुड बुक्स में रहूं ट्रंप की, और दूसरा उसको क्या दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, क्योंकि इसके बदले वो पैसे मांगेगा, क्योंकि अब कटोरा जो है यूएई से खत्म हो रहा था, अब वो सऊदी अरेबिया भी पैसे मांग रहा था, बट वो बात अब छोड़े। सरीना होटल जो है, 2 होटल हैं 5 स्टार पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, जो रेड जोन से बिल्कुल चिपके हुए हैं। मैरियट में पहले एक बार 2008 में बम ब्लास्ट हो गया था, 50 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए थे। सरीना होटल बचा था, शायद वो उसकी इंतजार कर रहे थे इस बार। मैं खुद सरीना होटल में 20 दिन रहा हूं। इस सरीना होटल में, ये अगर पाकिस्तान में कोई सबसे अच्छी चीज है तो वो ये सरीना होटल है, और इसलिए उन्होंने उसको खाली करा दिया। अच्छा। और खाली करा दिया और लोगों को बोला कि आप यहां से चले जाएं। जो उनके गेस्ट आए हुए थे, जो विदेशी भी आए हुए थे, वो भी बेचारे भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा लॉकडाउन इस्लामाबाद को कर दिया है। तो अमेरिका आ रहा है सर, पाकिस्तान के लिए अमेरिका की हैसियत आप जानते हो, बेचारे खुद कहते हैं वेंटिलेटर है हमारा। ऐसी जगह आपको वर्ल्ड में कहां से मिल सकती है? तो पाकिस्तान तो बिल्कुल बिछा हुआ है, रेड कारपेट को छोड़िए, वो खुद लेटा हुआ है कि मेरे ऊपर से आप चल के आ जाएं, आप मेरे आका हैं। तो वो, अगर ये उसकी स्टेट है और आप बोले वो मीडिएटर है, कोई बोल रहा है वो फैसिलिटेटर है, वो दरबान की जगह, डोरमैन की जगह या डोरमैट की जगह कुछ भी नहीं है। बट ये है कि उस डोरमैन को, क्योंकि उसने बड़े अपना वो दिखाया, फोटो ऑफ हो रहा है, तो उसकी शकल आ रही है, हर न्यूज़पेपर में उसका नाम आ रहा है। तो पाकिस्तान का नाम पहले आता था टेररिज्म में, अब उसका आ रहा है कि उसने वो वेन्यू दिया है, या वो जो बारात घर दी है जहां पर ये बाराती आके रहे। होने क्या वाला है उसके बारे में आगे शादी हो जाए मुकम्मल तभी बात बनेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। बारात वापस चली जाती है ना तो बहुत फजीहत होती है। शादी यहाँ नहीं होगी जब तक बारात वापस चली जाती है तो बहुत फजीहत होती है, बहुत बदनामी होती है। आरजू, यहाँ पर एक सवाल भाटिया साहब ने कहा है कि भाई बहुत खर्चा हो रहा है, 2 दिन का लॉकडाउन लग गया, सरीना होटल 5 स्टार होटल है, बहुत पैसा खर्चा हो गया पाकिस्तान का ये तैयारियां करने में, बिल किसको फाड़ेंगे? अब ये तो नहीं पता, फिलहाल तो फिर अपने पास ही रखेंगे, और बाद में जाते हुए हो सकता है कि जेडी वेंस को दे दें तो वो वहां जाके कुछ करेंगे, यहाँ तो नहीं लेकर आए होंगे सारा खाता। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए अमेरिका ने ही कहा होगा, और ईरान भी इस बात पे तैयार हो गया होगा कि ईरान से डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ जाएगा और अमेरिकन डेलीगेशन भी यहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन बात सारी यही है कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो यहाँ का मीडिया एक तरह से डिस्कस कर रहा है, वो यही कि हर बात से तो इनकार ही है दोनों कंट्रीज, किसी बात पे भी एक दूसरे के साथ वो चलने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर ये जो शाम में डायलॉग होने जा रहा है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट दीप्ति जी भी, प्रोफेसर दीप्ति यहाँ पे हैं। प्रोफेसर दीप्ति, जिसमें पाकिस्तान की हैसियत मिडिल मैन की थी, मीडिएटर की तो कतई नहीं थी, ये बात पाकिस्तान भी जानता था, दुनिया भी जानती थी, अमेरिका भी जानता था, ईरान भी जानता था। अब भाई एक ऐसी बातचीत जो शुरू होने से पहले ही शर्तें वहां भिजवाई जा रही हैं और वो रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो रही हैं, तो फिर करी ही क्यों? क्या जरूरत क्या थी? अमेरिका की समझ में आती है, लेकिन ईरान की क्या मजबूरी थी? देखिए, इस पे मैं एक जवान फैज़ अहमद साहब की एक उससे शुरू करूंगी कि वैसे तो मुझे कोई मना नहीं सकता, मजबूर कर दो तो ही मैं आके टेबल पे बैठता हूँ। यही है, मतलब टेबल पे नहीं था, मैंने उसको अपने उसमें बोल दिया। यही है बेसिकली अमेरिका और ईरान दोनों की हालत, कि युद्ध के 40 दिन ने इतना मजबूर होकर दिखा दिया था कि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। अब आती है बात कि अमेरिका की। देखिए, ये जो अमेरिका का जो स्टैंस है इस समय, अब जेडी वांस आए हैं, जेडी वांस हैड ऑलवेज बीन एंटी युद्ध, वो शुरू से ही कह रहे थे कि युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्थिति इस समय बन के आ रही है, जो प्री कंडीशंस अमेरिका की तरफ से और जो ईरान की तरफ से हैं, आप ईरान की प्री कंडीशंस की बात कर रहे हो, अमेरिका की तरफ से भी प्री कंडीशन थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए, लेकिन उसके लिए ईरान ने क्या कह दिया कि भैया हमने तो अफरा तफरी में ये माइंस बिछाई थी, अब हमें तो इनकी माइंस की लोकेशन ही नहीं पता। जैसे बच्चा है ना, खेल रहा है कि इधर उधर बिछा दिया, तो उसने तो अपने आप को बिल्कुल सेव कर दिया है कि मैं तो भैया तुम्हारी प्री कंडीशन मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे उन माइंस का इस समय लोकेशन ही नहीं पता कहां कहां है, तो मैं ऑल एन मास तो माइंस स्वीपर लगाऊंगा नहीं। दूसरी बात आती है कि ईरान ने जो अपनी तरफ से प्री कंडीशंस रख दी हैं, वो देखिए, प्री कंडीशन एक तो है फ्रोजन असेट की, कि मेरे फ्रोजन असेट रिलीज किए जाएं। इसमें मैं समझती हूं पेनास की फ्रोजन असेट रिलीज हो सकता
सकते हैं और होंगे भी। बीच में आ भी रहा था कि वांस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, लेकिन अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, वो रिजेक्ट कर दिया। पहले रॉयटर्स जी, की तरफ से खबर आई कि रिलीज कर रहे हैं, अब आ रही है खबर नहीं। ये थियरेटिक्स, मैं इसको ऑप्टिक्स से ज्यादा थियरेटिक्स बोलूंगी, क्योंकि जैसे कल ट्रंप की स्टेटमेंट आई कि अगर नहीं किया तो हम ऐसे उड़ा देंगे, आज ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि हमारे सैनिकों के हाथ ट्रिगर पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, नहीं करोगे तो हम कर देंगे। लेकिन ये बात समझनी होगी पेनास की दोनों की इस समय टोटल मजबूरी है कि अगर ये युद्ध अभी पीस टॉक्स नहीं सक्सेसफुल होती हैं तो आगे कहां पहुंचेगा ये वर्ल्ड, ये दोनों जानते हैं और दोनों सक्षम भी नहीं है उसके लिए। ईरान में जितना भी आप कहें, लेकिन ये बात इग्नोर नहीं की जा सकती कि उनका भी इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है टू रिकंस्ट्रक्ट देमसेल्व्स, दे आल्सो नो कि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस लगेंगे। तो अमेरिका और ईरान दोनों इस समय मजबूरी की टेबल पे बैठे हुए हैं और दोनों को इस समय ये करना एक बहुत ज्यादा जरूरतमंद वाली चीज है। तो जो ये था फ्रोजन असेट्स पहले करेंगे रिलीज, फिर नहीं करेंगे, वो एक ऐसी चीज है, वो देखिएगा आप, रिलीज हो जाएगी और टॉक्स शुरू होंगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो हिजबुल्लाह वाला जो प्री कंडीशन है वो सबसे टफ है, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले भी खबरें आई हैं कि इजराइल अभी भी हिजबुल्लाह के ऊपर अपने हमले जारी रख रहा है। तो वो भी जानते हैं कि कुछ तुम मानो कुछ मैं मानूं वाली नेगोशिएशन इस समय चल रही है, कभी शहबाज शरीफ से ये मिल रहे हैं, कभी वो मिल रहे हैं, टाइम ऑफ मीटिंग भी तय नहीं हुआ। बाकी 2 दिन में तो ये होता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा पेनास। ये तो मतलब मैं मुनीर के लिए क्या चीज बोलना चाहूंगी, एक हमारे यहाँ कहावत होती है कि गांव बसिया नहीं मंगते पहले आ गए। तो अभी भैया गांव बसा नहीं है, ये पता नहीं है पीस टॉक होंगी नहीं होंगी, मुझे नोबेल दे दो वाले मंगतापन शुरू कर दिया है। तो अभी बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे है, मैं कहूंगी पाकिस्तान, ईरान और यूएस तो है ही, पूरा वर्ल्ड इस समय बहुत क्रिटिकल स्टेज पे है। लेकिन इस बीच आरजू, आजकल सोशल मीडिया का पूरा जमाना है, वहां पे हर छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व होती है और आपसे बेहतर वो कौन समझ सकता है। तो जरा अभी कह रहे हैं कि भाई जब ईरान की डेलीगेशन से मिलने गए थे मुनीर साहब, तब एकदम मिलिट्री यूनिफॉर्म में गए थे, क्या धमका रहे थे? फिर जब जेडी वांस साहब आए तो एकदम सूटेड बूटेड तरीके से गए। फिर शरीफ साहब ने पहले मुलाकात की ईरान के डेलीगेशन से, लेकिन वीडियो रिलीज नहीं किया, ट्वीट नहीं किया सोशल मीडिया एक्स पे। वांस साहब से मुलाकात की तो तुरंत कर दिया। किसकी साइड है, मतलब चल क्या रहा है? मतलब पार्शियल थोड़ी हो सकते हैं अगर आप दोनों को बुला रहे हैं तो। नहीं देखें, ये वाली जो बात है ना कि ईरान के डेलीगेशन को लेने गए तो यूनिफॉर्म में थे, और जब अमेरिका के डेलीगेशन के पास गए तो सूट पहना था। तो ये मैंने आप ही के यहाँ के कर्नल साहब को सुना था, बड़ी अच्छी मुझे उनकी बात लगी। वो ये कि बिल्कुल वो शायद सही कह रहे थे कि क्योंकि ईरान में अगर मिलिट्री यूनिफॉर्म में जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, जा सकते हैं मिलिट्री यूनिफॉर्म में और वो अपने आप को एक तरह से फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ दिखा सकते हैं। तो लेकिन अगर यही चीज़ उन्होंने अमेरिका साइड पे की होती तो अमेरिका में तो इस तरह का कोई रिवाज नहीं है, कोई उनके यहाँ इस किस्म की हरकतें नहीं होती कि उनकी मिलिट्री जो है उसको वही काम होता है जो मिलिट्री का होता है, तो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते वो पॉलिटिक्स के अंदर। शायद इस वजह से वो सूट पहनकर गए ये बताने के लिए कि जी मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। बल तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई मुझसे कहता तो मैं कहती भाई इनको जाने की क्या जरूरत है। अब लंच पे भी तो ट्रम्प साहब ने उन्हें ही बुलाया था ना। गलती आप गलत बात आरजू, मुनीर साहब की गलती नहीं है, लंच पे भी तो नहीं बुलाया था, बेचारे क्यों नहीं जाते? अब ये देखें ना कि आप पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका ने तो हमेशा ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है। हाँ। अगर अमेरिका ने सपोर्ट ना किया होता तो इतनी बार हमारे यहाँ तो मिलिट्री की हुकूमत ना रहती। और इस वक्त भी अगर उन्होंने किसी से बात करनी है, अगर वो किसी की तारीफ करते दिखाई देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो फील्ड मार्शल की ही करते हैं। माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने आज तक नहीं कहा। तो इससे साफ ये पता लगता है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से जब जो अमेरिकन डेलीगेशन है उसको लेने के लिए वो गए तो उन्होंने कहा कि भाई उसी तरह से जाना चाहिए और उसी ड्रेस में जाना चाहिए जो अमेरिकन पसंद करते हैं, तो इसलिए वो इस तरह से गए। बाकी यहाँ पर सोशल मीडिया का तो ज़माना है और सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बहरहाल ऐसा कोई बात नहीं की है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए या ऐसा कुछ हो जाना चाहिए। अब पहले माहौल बनता है, उसके बाद ये दावेदारी, अगर ये पीस टॉक डिरेल हो गई तो आरजू कहाँ से नोबेल मिलेगा? ख्वाब तो ट्रम्प साहब ने भी देखे थे और नॉमिनेट भी करवा लिया था। नहीं देखें, पीस टॉक का क्या होगा ये तो कुछ मुझे डाउटफुल ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है दोनों तरफ से तो ऐसा लगता नहीं कि दोनों एक पेज पे आएंगे या दोनों एक चीज के ऊपर एग्री करेंगे। लेकिन जाहिर है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान तो अपने आप को नॉमिनेट ना ही करे तो अच्छा है, इसलिए कि वो तभी नॉमिनेट कर सकते हैं जब अफगानिस्तान के साथ हमारे कोई पीस टॉक हो जाए। उससे पहले तो मैं नहीं समझती कि ऐसा करना चाहिए। चलिए यहाँ पर नदीम अहमद साहब, ईरान को आप बखूबी समझते हैं, वहाँ के मिजाज को। आपने शुरुआत में जब ये जंग शुरू हुई थी आपने बहुत बखूबी कहा था कि भाई ईरान जो है, अब खamenei साहब उनके सुप्रीम लीडर के साथ आपने जो किया है उसके बाद वो झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। लेकिन आज इस पीस टॉक की टेबल पर आना, जबकि आपकी प्री कंडीशन मानी नहीं गई हैं, यहाँ पर भेजना
तो कहीं ना कहीं ईरान भी अब झुकना चाह रहा है। जंग को रोक देना चाहती है वहाँ की सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग, लेकिन IRGC नहीं चाहती है, इसीलिए ये लोग आए हैं। और इससे ज़्यादा तो दबाव बनाया पाकिस्तान ने यहाँ पर आने के लिए उन्हें, और वास्ते भी दिए। मतलब पाकिस्तान की हैसियत है कि ईरान पे दबाव बना सके? नहीं, मनाने के लिए, मनाने के लिए इस तरह का दबाव है। मुझे तो ये अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये मामला नहीं हुआ, यानी ये टॉक नहीं हुई, तो पाकिस्तान को तो ये कहना पड़ेगा कि इज़्ज़त व आबरू व हुर्मत व दीनो ईमान, इज़्ज़त व आबरू व हुर्मत व दीनो ईमान, रोम में किस किस को यारों के गया क्या क्या कुछ। तो मैं तो दुआ करूंगा कि पीस टॉक हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए और इसका कुछ मुस्बत यानी पॉजिटिव रिजल्ट निकल आए, वरना आवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी दुनिया भर की। ये लोग तो आपस में लड़ेंगे या जैसे भी लड़ेंगे। और इज़राइल यहाँ पर नहीं आया मैडम, मैं एक सवाल को बहुत दिन से सोच रहा हूँ और मैं आपके सामने पेश भी कर देना चाहता हूँ कि कैसा कानून है वहाँ का कि एक आदमी जो मुजरिम है या मुलजिम है, इन दोनों के बीच की कड़ी है, मैं नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर केस भी चल रहा है और उसे प्राइम मिनिस्टर बनाकर रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कोई कि किसी नेता के ऊपर इस तरह के मुकदमात चल रहे हों और वो करप्शन के अंदर फंसा हुआ हो और फिर वो जंग पर जंग, कभी इधर कभी उधर, कभी इसको उकसाना कभी उसको मारना। ये इलेक्शन होने उनके, जंग के बहाने ही तो जीतेंगे साहब। नहीं तो फिर ये कैसा कानून है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये पीस टॉक हो जाए बहुत अच्छा है। ईरानी IRGC नहीं चाहती है, ये लोग चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अवाम भी अब नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन ईरान को एक फ़ायदा ये हो सकता है कि वो जो टेबल पर ले आए हैं, तो इसकी परिकल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी कि इस तरीके से एक थर्ड पार्टी हमें बुलाएगी और फिर बैठकर आमने सामने या इधर उधर बातचीत होगी और उसमें कुछ हम अपनी कंडीशंस को रख पाएंगे। बिल्कुल, इसी बात को मैं आगे प्रोफेसर भारद्वाज के पास ले जाती हूँ कि ईरान के लिए कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स के लिए ईरान भी जानता था कि वो कहाँ खड़ा है, अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने कहाँ खड़ा है। उसका वजूद 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन कहीं ना कहीं आके उसका वो कमजोर पड़ेगा और खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से उसने इस लड़ाई को सस्टेन किया, अमेरिका को फंसाया और आज बातचीत की टेबल पर आए हैं, और इस पीस टॉक की बार बार बात अमेरिका करता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है कि वो ज्यादा चाहते हैं कि ये मामला जो है कोई एग्जिट रूट निकले। तो ईरान के लिए अपने आप में एक तरह से ये जीत है, पर ईरान कितने में खुश होगा सर? देखिए, 2-3 बात मैं पहली बात जो अभी नेगोशिएशन हो रहा है, जो पीस टॉक हो रही है उसके बारे में, कि देखिए ना ईरान को अमेरिका पे भरोसा है, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि युद्ध शुरू होने से पहले भी नेगोशिएशंस हो रहे थे। हाँ, और उसमें अमेरिका ने अटैक किया, तो ईरान को अमेरिका पे भरोसा नहीं है। हाँ। अमेरिका को भी ईरान पे भरोसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान को अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हम कोई डील का पहली। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो टॉक हो रहा है अभी, वो बायलैटरल टॉक हो रहा है जी, वो कोई ट्राइलेटरल टॉक नहीं हो रहा। बायलैटरल में बात बनी, कोई एग्रीमेंट हुआ, तब जाके कहेंगे कि अब ठीक है, सहमति कहीं बन रही है, अब हम ट्राइलेटरल टॉक करेंगे, उसमें पाकिस्तान को बीच में रखेंगे। क्योंकि ये नेगोशिएशन में पाकिस्तान की मीडिएशन, और फिर मैं आऊँगा ईरान क्यों पीस टॉक पे आया। ये बात मान के चलिए कि पहले ईरान ने अपना दमखम यहीं दिखा दिया कि JD Vance को अमेरिका से उठ के यहाँ आना पड़ा, पाकिस्तान आना पड़ा, एक भूखे भिखारी देश के यहाँ पर वो नेगोशिएशन के लिए आ रहे हैं। क्यों? अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान कब काम का है, जब भूखा है, जब बिल्कुल एकदम टूटा है, और जब भिखारी है तब पाकिस्तान काम आता है। ये मैं रिमाइंड करूंगा आपके माध्यम से, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि 1971 में जब पाकिस्तान में लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश को लेके, उस वक्त भी अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था चीन के साथ दोस्ती करने में, और उनको पता था कि पाकिस्तान जो हम कहेंगे वो करेगा, और चीन के साथ अप्रोचमेंट, क्योंकि उस वक्त रशिया और चीन का लड़ाई चल रहा था, उसका फ़ायदा उठा के और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। वही हालात आज आ गए पाकिस्तान में। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस कितना बड़ा, तहरीक तालिबान, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म, बलूचिस्तान, सारे के सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इकोनॉमिकली कितना खोखला हो चुका है, वो एकदम ऐसा हाल हो गया कि UAE ने कहा कि साहब आप हमारा पैसा रिटर्न कीजिए, तो जाके सऊदी अरबिया की गोद में बैठ गया, क्योंकि सऊदी अरबिया और UAE के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस इशू को लेके। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं उम्मीद ढूंढ रहा है पाकिस्तान की, अमेरिका की अगर मैं पिछलग्गू करता हूँ और उनकी बात को अगर उनको रख के और उसमें कहीं
अमेरिका को राहत की सांस दे देता हूं, तो मुझे लगता है कि जो ये जिस तरीके का डेट ट्रैप की तरफ मैं बढ़ रहा हूं और जो हमारा रिजर्व खाली हो गया वो पूरा हो जाए। अब बात आती है आरजू सीसी पे एक रिएक्शन ले लेती हूँ जी। कि आरजू यहाँ पर विदेश मामलों के हमारे जानकार हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीस हो या ना हो, उसकी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है और जो उसका टारगेट है वो है कि अमेरिका खुश हो जाए। अमेरिका को एक एग्जिट रूट चाहिए था, पाकिस्तान ने मुहैया कराने की कोशिश तो की, कम से कम कुछ डॉलर आएंगे, कुछ दिन सांसें चलती रहेंगी। देखिए पिनाज, आप भी जानती हैं डॉलर तो वैसे भी आ जाते हैं, हमें उसके लिए हमें इतनी बड़ी मीटिंग रखवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। वो हमारा एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान कम से कम कोशिश कर रहा है कि इनकी मीटिंग हो जाए, चाहे उसमें डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश कह लीजिए थी, या ईरान भी इस वक्त चाह रहा था कि वॉर को रोका जाए और जो नुकसान हो गया उसके आगे नुकसान ना हो। तो पाकिस्तान अगर ये कोशिश करे, पाकिस्तान ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हम इस वॉर को रुकवा देंगे या हम दोनों में सुलह करवा देंगे या आगे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना ही रोल प्ले किया है और कहा है कि जी इन दोनों की हम मीटिंग करवा रहे हैं। सर जो भी है, लेकिन हमने ये क्लेम किया ही नहीं, हमने सिर्फ इतना किया है कि हम दोनों कंट्रीज के जो डेलीगेशन है उनको बुला लें और उनको उनकी बातचीत करवा दें, क्योंकि ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है और ईरान यहाँ पर आने के लिए तैयार था। इसी तरीके से जेडी वैंस को यहाँ आना पड़ा क्योंकि ईरान शायद कहीं और जाने को तैयार ना हो, ईरान के लोग, इस वजह से यहाँ पर आए हैं बात करने। अब अगर ये डायलॉग फेल भी हो जाते हैं तब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने तो पहले ही कहा था कि हम तो सिर्फ बातचीत करवा रहे हैं। क्या रिजल्ट निकलेगा वो बाकी दोनों कंट्रीज के ऊपर है, वो ईरान और अमेरिका के ऊपर है कि वो क्या रिजल्ट निकालते हैं और क्या होता है। ये पाकिस्तान का क्लेम कभी नहीं रहा कि हमारे पास आ जाएंगे और हम जो है वो बिल्कुल एकदम शांति करवा देंगे और कुछ होगा ही नहीं। ऐसा क्लेम मेरे ख्याल है अभी तक तो पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल ने नहीं किया। पाकिस्तान भी अपनी हैसियत जानता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो उस पावर को होल्ड नहीं करता है जहां पर वो अमेरिका को प्रेशराइज कर सके या उसको कुछ प्रलोभन जिसे आमतौर पर दिए जाते हैं कि भाई ठीक है, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए ये बात क्लेम नहीं भी किया हो, क्योंकि क्लेम करने की हैसियत भी नहीं है कि लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या दुनिया की आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है कि पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद का पनाहगृह है, जिसको फाइनेंशियल टास्क फोर्स में कई बार ग्रे लिस्ट में डाला गया है, जो नियमित रूप से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है और जो तालिबान उनका क्रिएट किया हुआ है, अमेरिका उस देश से शांति की उम्मीद कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए पाकिस्तान मोहरा है, अमेरिका का भी मोहरा है और चीन का भी मोहरा है। चीन इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, जो कि चीन का इकोनॉमिक बहुत एडवर्स नुकसान हो रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बातचीत भले ही पाकिस्तान में हो रही हो, पाकिस्तान सिर्फ जगह मुहैया करा रहा है, दुनिया के सामने फेस जो है वो पाकिस्तान है, बल्कि इसके पीछे जो ईरान को राजी करके वहां तक लाने में अगर कोई कामयाब हुआ है तो वो चीन है। और उसी की बदौलत यहाँ पर आज ईरान का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन आरजू, एक और टेंशन पाकिस्तान की भी थी भाई। नेतन्याहू के खिलाफ उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, फिर बाद में डिलीट करना पड़ा जब नेतन्याहू ने उनको धमकाया, डराया। अब अगर ये युद्ध यूं ही लंबा चलता रहेगा तो पाकिस्तान को चुनना तो पड़ेगा ना, एक मुल्क जो इस्लाम के खिलाफ, जिसको पोर्ट्रे किया जाता है कि उसका एग्जिस्टेंस ही गलत है रिलीजियसली, और दूसरी तरफ अमेरिका का दोस्त इजराइल। तो भाई पाकिस्तान जाए तो जाए कहां? तो पाकिस्तान को भी अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो चॉइसेस तो क्लियर करनी पड़ेंगी ना, टाइम आएगा एक ऐसा। देखिए हो सकता है कि ये क्लियर करना पड़े, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान की कोशिश यही होनी चाहिए कि बैलेंस रह के चले। और जो ट्वीट लगाई गई थी डिफेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया, तो मेरा ख्याल है कि वो उनको रखा इसीलिए गया है कि वो कभी इंटरनेशनल मीडिया पे जाकर कुछ बोल देते हैं, कभी वो कोई ट्वीट कर देते हैं, इसलिए कि जो डिफेंस की मीटिंग होती है उसमें तो उनको बुलाया नहीं जाता। आप गूगल करके देख लीजिए, मुझे कहीं भेज दें अगर आपको कहीं पे ये बैठे हुए दिखाई दे जाए कि डिफेंस की बात हो रही है और उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। ये ख्वाजा सिर्फ साहब की बात नहीं है, पाकिस्तान में जो भी डिफेंस मिनिस्टर आता है, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी जो आते हैं, उनकी कोई खास पोजीशन नहीं होती कि वो कोई फैसले ले सकें। तो अब आप चाहती हैं कि वो बेचारे ट्वीट भी ना करें, थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट हमें दे देते हैं, आप चाहती हैं वो भी ना हो, ऐसी तरह जुल्म तो ना करें उनके ऊपर। नहीं, वो ट्वीट करें, बयान देते रहें, सबका फायदा होता रहता है और नए नए बयान आते रहते हैं। लेकिन कई बार वो ऐसे बयान दे जाते हैं कि लगता है कि वो पाकिस्तान का भला चाह रहे हैं, कि पाकिस्तान को डुबोना चाह रहे हैं। आप लोगों के यहाँ से ऐसे ही बयान आते हैं आरजू, मिनिस्टर्स के, आपके हुक्मरान के, कई बार तो वरिष्ठ पत्रकारों के भी ऐसे से बयान आते हैं कि लगता है कि भाई आप लोग चाह क्या रहे हैं, पाकिस्तान की खुशहाली या पाकिस्तान को और गड्ढे में डालना?
नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब के कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि लोगों को उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सच बोल देते हैं वो। कई बार उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि ट्रम्प हमें जो है वो टॉयलेट पेपर की तरह यूज कर रहा है, तो कभी वो कह देते हैं कि जी पाकिस्तान की एक 30 ईयर्स की हिस्ट्री रही है कि हमने मिलिटेंट्स को पाला, मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। तो इस तरह की चीजें अगर मेरे जैसे जर्नलिस्ट कहते हैं तो हमें तो फौरन ही गद्दारी का फतवा मिल जाता है, लेकिन मिनिस्टर साहब कहते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। वो कहते हैं नहीं नहीं, इनको बस ऐसा इनका इंटरनेशनल मीडिया बंद करा दो, ये बात होना शुरू हो जाती है फिर। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल बातचीत का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मेजर जनरल भाटिया क्या लग रहा है, मतलब अगर आपकी मिलिट्री जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है उससे अगर मैं समझने की कोशिश करूं, ट्रंप ने धमकी तो दे दी है कि मारेंगे और बहुत मारेंगे अगर ये टॉक फेल हो गई, क्योंकि आपको जिंदा इसीलिए छोड़ा हुआ था कि एक बार टॉक तो करके देख लें। लेकिन क्या ट्रंप इस बार वॉक द टॉक करने की हैसियत में है, इतना मारने की हैसियत में है जैसा कि वो दावा कर रहे थे अगर ये टॉक डिरेल हो गई? देखिए, जो 3 मेन मुद्दे हैं वो एक पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना, और वो फिजिकली ऑफेंसिव एक्शन से खुलना बहुत मुश्किल है। एक तो उसकी लंबाई को देख के, अगर आप पर्शियन गल्फ को पूरा ही देखें तो 500-600 किलोमीटर की वो लंबाई हो जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुद बड़ा संकरा है। और बट आप ईरान के अगर आइलैंड्स देखें, उसके पास 400 आइलैंड है कम से कम। 400 में 34 में उसने अपने डिफेंसेस या अपनी आर्मी लगा रखी है। तो उस 34 आइलैंड्स पे आपको कुछ पे कब्जा करना पड़ेगा, या जो बचे हुए जिसमें कब्जा नहीं है उस पे आपको अपना कब्जा करना पड़ेगा, ताकि एक इक्वल वो हो जाए कि आप अगर हमारे जहाज नहीं निकलने दे रहे तो आपके जो जहाज चीन की तरफ जा रहे हैं या आपके जहाज आपके फ्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं उसको भी हम नहीं जाने देंगे। तो इस तरह का कोई बैलेंस वहां बनाना पड़ेगा। तो तुर्क का इक्का अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और वो ईरान के पास है। जहां तक आती है बात न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, तो कहने में तो यह भी आ रहा है कि उसके पास अब 80% एनरिचमेंट की भी काबिलियत पहुंच गई है। तो और ये जो 2 पायलट्स जब निकाले गए थे तो इफ्शान में एक कोवर्ट ऑपरेशन हुआ और उसमें बोलते हैं कि 2 C-130 आए थे, लेकिन वापस गए 3, मतलब वो तो 2 जला दिए उन्होंने, लेकिन तो तीसरे में क्या सामान गया, तो क्या कुछ एनरिच यूरेनियम वो बाहर लेके गए हैं या कुछ ऐसा हुआ है, तो उस पर आगे आगे जैसे एनालिसिस होगा पता चलेगा। तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे दूसरा मुद्दा है जो कि सुलझ सकता है, क्योंकि अगर वो किसी थर्ड कंट्री के पास चला जाता है और उसको हथियार नहीं बनाने दिए जाते तो वो संभल सकता है। तीसरा है हिजबुल्ला। अब आप देखिए 3 प्रॉक्सीज हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर किसी नेशन के पास कोई टेररिस्ट 3 प्रॉक्सीज हैं जिनके पास पॉलिटिकल माइट भी है और जमीन भी होल्ड करके रखा हुआ है, वो है ईरान और वो है हिजबुल्ला, हूती और हमस। हमस को तो काफी तक उन्होंने खत्म कर दिया, अब वो हिजबुल्ला को सॉर्ट आउट कर रहा है, लेकिन हूती बैठा है उधर। और हूती वो जो दूसरा चोक पॉइंट है उसको उसने भी पूरे नॉर्थ यमन में कब्जा कर रखा है, अपनी पूरी गवर्नमेंट बना रखी है। तो जब तक आप इन तीनों को नहीं डिफैंग करेंगे तो इजराइल बिल्कुल शांति से नहीं बैठ सकता। तो लेकिन तब भी उसमें भी थोड़ी सी आपस में जब बैठ के बात होती है कुछ उसमें हो सकती है जॉकिंग फॉर स्पेस। बट ये जो 2 मुद्दे हैं एनरिचमेंट और हॉर्मूज, इस पे बात अटकेगी, अभी कुछ नहीं होगा। तो बनती दिख नहीं रही, तो फिर ट्रंप करेंगे क्या? मतलब वाकई में हम और ज्यादा इस युद्ध को भयावह होता हुआ देखेंगे या नहीं? मैं नहीं, अब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे। नहीं, तो यानी कि और ज्यादा मिसाइल अटैक होंगे, और ज्यादा बड़े बम गिराए होना जाएंगे पड़ेगा, और ज्यादा मैं टारगेटेड अटैक की तरफ देख रहा हूं जिसमें ये रिजीम को भी चेंज, ये जो 2-3 अभी जो 70 लोग आए हैं डेलीगेशन में ईरान के, उसके भी हेड्स अगर ये इस तरफ नहीं बैठ के इस टॉक्स की तरफ गए तो हो सकता है उनको भी टारगेट किया जाए। जब तक कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो बोले कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं, तो उस तरफ की प्रेशर करने की कोशिश की जाए। ईरान क्या करेगा? मतलब अब इतना नुकसान हो चुका है। आपसे जब हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे आपने भी बताया था कि भाई इतना नुकसान हो गया है कि कई सालों पीछे चला गया है, कई दशकों पहले से ही वो सैंक्शंस झेल रहा था और ऊपर से ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजों को जो आपने नुकसान पहुंचाया है। अगर बात नहीं बनी तो ईरान करेगा क्या? भाई उसने क्लियर मैसेज दे दिया झुकने को तो तैयार नहीं हूं। नहीं, वो लड़ते ही रहेंगे चाहे वो ख़त्म हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेंगे, और मैं तो दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द ये मामला निबट जाए। मैं ईरानियों के मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। ईरानी मानेंगे नहीं, ख़ासतौर पर IRGC तो मान ही नहीं रही, वो तो इन सब चीज़ों के भी खिलाफ है। अगर इधर से गड़बड़ होगी तो वो नहीं मानेंगे। पर आपके पास ताकत तो नहीं है ना भाई ईरान के पास। ठीक है, आपने उसको परेशान कर दिया, आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है,
आप चोक कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिलिट्री माइट की बात करें, वेपन्स पावर की बात करें, तो आप अमेरिका के बराबर तो नहीं ठहरते हैं ना? नहीं, उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन हिम्मत और हौसला तो है, तभी तो ये टॉक हो रही है और टॉक तक वो लेकर आए। लड़ेंगे, वो आखिर तक लड़ेंगे। ईरान पीछे नहीं हटेगा। अगर ये विफल भी हो गई बातचीत तब भी ईरान लड़ेगा, और उसी दमखम के साथ लड़ेगा जिस दमखम के साथ वो लड़ रहा था, ठीक है, चाहे अंजाम उसका कुछ भी हो। तो ईरान तो कह रहा है कि भाई हम तो डूबेंगे और तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे, खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, अब स्वाभिमान के लिए लड़ना है। प्रोफेसर दीप्ति, अगर मुल्क ही खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या लड़ने के लिए, और आप किसके लिए लड़ रहे होंगे? ये थॉट कहीं नहीं होगा ईरान के अंदर, या सिर्फ उसे खामनेई साहब की मौत का बदला लेना है और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, अपने उस मोटो पे डटे रहना है और वो बस लड़ता ही रहेगा? बिल्कुल पहनाज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसमें मैं थोड़ा सा नदीम साहब से इसलिए हल्का सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसमें आगे बढ़ाना चाहूँगी कि देखिए, इनका कल तक ये भी नहीं क्लियर था कि आईआरजीसी इस डेलीगेशन का पार्ट भी होगा या नहीं होगा। आज आईआरजीसी के फॉर्मर चीफ को डेलीगेशन में इंक्लूड करने का ईरान की तरफ से मतलब ही यही है कि वो समझ रहे हैं कि ये युद्ध खत्म करना अभी एक नेसेसिटी है। आप जो कह रही हैं वो बहुत वैलिड बात है कि लड़ोगे किसके लिए? मिलिट्री माइट में अमेरिका आपसे ज्यादा है, और अगर वो ट्रंप पागलपंती से चलता है, अगर वो कल को न्यूक्लियर भी करने का करेगा तो आप क्या रोक लोगे? तो इसलिए ये बात ईरान भी समझता है, और इसलिए आईआरजीसी को डेलीगेशन में पार्ट भी बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है जो उन्होंने अपनी डेलीगेशन में पार्ट बनाया है, जो वहां के सेंट्रल बैंक के चीफ हैं, वो भी इसलिए बनाया है कि जो ये फ्रोजन असेट्स की बात हो रही है, जो रिपैट्रिएशन चार्जेस की, रिकंस्ट्रक्शन चार्जेस की बात हो रही है, कि वो अपना स्टैंड क्लियर रख रहे हैं, वो अपनी कंट्री को फ्यूचर में आगे बढ़ता देखना चाह रहे हैं। तो ये दोनों बातें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, जज्बा है, सब कुछ है, अपनी जगह है। और एक और बात पहनाज में इससे बोलना चाहूंगी कि देखिए, अभी जो इन्होंने ऑप्टिक्स के लिए किया, और इस समय पूरे वर्ल्ड की, चाहे हिजबुल्ला, हमास, हouthi, सबको वो फंड करते हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का इस समय एक सहानुभूति ईरान की तरफ हुई है। और खास करके जो अभी ये फ्लाइट में लाए और मिनाब के बच्चों की इन्होंने खाली सीट्स पे फोटोएं लगाई, तो उस तरीके से ये एक ऑप्टिक्स में चल रहे हैं। इसमें बशीर बद्र जी का एक शेर भी है कि तुमको उनसे वफा की उम्मीद है जो वफा नहीं जानते, तो ये पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं। और दूसरा ये कि लोगों के घर टूट जाते हैं घर बनाने में, और तुमको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। तो इस तरीके की ऑप्टिक्स पे अभी ईरान चल रहा है। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक पॉइंट बना के चलते हैं, देखिए, दिस ऑल्सो हैज टू बी अंडरस्टैंड। ये बात करते हैं स्विस कैनाल की। स्विस कैनाल, पनामा कैनाल और कीव, ये 3 हैं जो अभी तक चार्जेस में हैं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है पनास कि ये इकलौते हैं, मतलब ये तीनों हैं जो मैनमेड हैं, ये नेचुरल नहीं थे। तो अगर इस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल टैक्स लगता है, तो ये वर्ल्ड का पहला नेचुरल सी रूट होगा, मैरीटाइम रूट होगा, जिसपे ये लगाएंगे। लेकिन प्रोफेसर दीप्ति, इस स्टेट तक लेकर कौन आया? भाई वो तो खुला था, सब कुछ चल रहा था, अमेरिका लेकर आया ना। यही तभी मैं बोल रही हूं कि यहाँ पे आके प्रॉब्लम आएगी। और नियत अमेरिका की थी लगाना। अमेरिका ने तो कहा ना, आया था ना ट्रंप का बयान, उन्होंने कहा था कि खामनेई साहब, मर्तबा खामनेई और हम लोग जो है शेयरिंग पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मिलकर कंट्रोल करेंगे। तो नियत तो ट्रंप की खराब थी ना, कि जिस तरह से वो इराक से जो उनका जो पूरा ऑयल सप्लाई चेन जाता है उसमें अपना कट लेते हैं, अपना परसेंटेज उन्होंने एक सिस्टम डिप्लॉय किया, वैसा ही वो यहाँ चाह रहे थे बेसिकली 100%। और इसी से आगे शुरू होगा। आज सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई कि वो जो मलक्का स्ट्रेट है उस पे मुझे लगाने से तुम कैसे रोक सकते हो। ऐसे और इतने सारे हैं, डोवर है, इतने सारे स्टेट्स हैं वर्ल्ड में जो चोक पॉइंट्स बन सकते हैं। और बाबल मंदेब, जो अभी यमन की बात हो रही थी, तो ये एक अपने आप में जो आप एक सिस्टम स्टार्ट करोगे, तो मतलब हमने कैसा पंडोरा बॉक्स ट्रंप ने खोल दिया है जो अब पूरी दुनिया के लिए आफत का सबब बनने वाला है। प्रोफेसर भारद्वाज, आपके पास आ रही हूं। आप सब लोग अपने सवाल तैयार रखें हमारे एक्सपर्ट्स से, और आप जरूर पूछिएगा अपने सवाल हमारी ऑडियंस को। प्रोफेसर भारद्वाज, क्या ये जंग आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी जाती हुई दिख रही है? क्योंकि अगर ये बातचीत डिरेल होती है तो ऐसा नहीं है कि चीन इतनी आसानी से, अभी तो पीछे है, चीन इतनी आसानी से मान जाएगा, रूस इतनी आसानी से मान जाएगा, सऊदी कंट्रीज इतनी आसानी से मान जाएगा, इजराइल की तो क्या छोड़ दीजिए, वो तो सीधा कहता है, ईरान वाली अप्रोच है कि मेरे अस्तित्व की बात है तो भाई किसी भी हद तक जाऊंगा। देखिए, मैं अगर ब्रॉडर कैनवास में जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस को देखता हूँ और जो उसके क्षेत्रीय जो गणित है उसको देखता हूँ, तो ये बात मान के चलिए कि सऊदी अरबिया और यूएई में भी कॉन्फ्लिक्ट है। सऊदी अरबिया और यूएई नहीं चाहते कि ईरान को आप इस स्थिति में छोड़ें, इजराइल भी नहीं चाहता कि ईरान को आप इस स्थिति में छोड़ें। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि ईरान ने अपने आप को एक डिफेक्टो मिडिल ईस्ट पावर साबित कर दिया है। जिस तरीके से अमेरिका को यहाँ घुटने टिकाए और यहाँ बुला लिया, तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका का जो एक डिटरेंस बाय पनिशमेंट का पॉलिसी था कि हम मारेंगे और ख़त्म कर देंगे, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। अब सिर्फ अमेरिका के पास एक ही एग्जिट पॉइंट है कि एंगेज ईरान।
जैसे कि रशिया को एंगेज कर रहा था, पूरा यूरोप को साइडलाइन कर दिया, यूक्रेन के इशू को थोड़ा दरकिनार करके रशिया को एंगेज कर लो ताकि इस रशिया यूक्रेन वॉर को, ऐसे ही मुझे लगता है ईरान को अब एंगेज करेगा अमेरिका। और जहां तक जो लेकिन रशिया यूक्रेन में ना कोई इजराइल नहीं था। नहीं, लेकिन मैं वही इजराइल नहीं था, लेकिन यहाँ चाइना भी है। चाइना एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। सऊदी अरबिया और ईरान के बीच नेगोशिएट कौन करा रहा था? चाइना करा रहा था। तो चाइना चाहेगा कि एक तरीके से कि ईरान को आप मिडिल ईस्ट में एक डिफेक्टो पावर एक्सेप्ट कीजिए, एक इस्लामिक वर्ल्ड जो लीडर बनना चाहता है उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, और इसको एंगेज करके कि चाहे वो सैंक्शंस में कुछ रिलैक्स करें, चाहे उन पे जो फ्रीज किए हुए उनके अकाउंट्स को कम करे, और जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के नेगोशिएट करे जो 2015 में किया था, और फाइनली जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उसमें एक तरीके की आवाजाही करे। ये मुझे लगता है एक मीडिएटिंग पाथ की तरफ अमेरिका और चीन ले जाना चाहेगा। अभी दोनों ही अमेरिका की तो नियत चीन को लेके भी साफ नहीं थी ना प्रोफेसर भारद्वाज। अमेरिका की तो नियत यही थी, लेकिन वो डिफीट हो चुका है। डिफीट तो हो गया, लेकिन चीन को ये भी पता है ना कि इस आदमी की नियत क्या थी, किस हिसाब से आया था ईरान। टारगेट पर तो मैं भी था, चीन को ये भी तो पता होगा, वो इतने हल्के में छोड़ देगा अमेरिका को। उसके बेसिस पे जिस तरीके से अटैक हुआ, उसका जो अमेरिकन सुपरमेसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। अपनी साख तो बचाएगा, कहीं से मुंह छुपाएगा, तभी तो पाकिस्तान के पास आया है। तो प्रोफेसर नदीम, जनता का सवाल आप कुछ कहना चाह रहे थे, और एक सवाल मेरा छोटा सा ये भी है, जरा पाकिस्तान के लिए आपको कोई शेर याद आता है कि भाई अगर ये टॉक डिरेल हो गई, जो अभी जिसे कहते हैं ना एकदम पाकिस्तान एक अलग से हाई में है, ना खुदा ही मिला ना वैसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर मैं आपको बताऊं मैडम, चाइना ने बाबल मंदब बंद करवा दिया था पिछले साल जून 2025 में हूसी से, और वो जितना भी असला है ना वो सब चाइना देता है। वो इसलिए देता है उसे कि उधर से अमेरिका इधर ये सी क्रॉस करके उधर तक ना पहुंच पाए, ताइवान तक। तो वो बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहा है, इसलिए चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। भले ही वो आप लोगों को नजर ना आ रहा हो या कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हो। नहीं सर, सब लोग कह रहे हैं कि चाइना जो है, जिसे कहते हैं ना, साइलेंटली बैठ के कह रहा है ट्रम्प से, अपने दुश्मन से, कि गलती कर तू, जरूरी नहीं ना मुझे आके कूदना ही है। तुम गलती कर रहे हो, तुम अपनी मौत खुद मरोगे, अपनी ताकत खुद कम करोगे, मैं मजे से बैठ के अपना हिसाब किताब कर रहा हूं। जिस तरीके से रशिया को और यूक्रेन को लड़वा रहा है अमेरिका, उसी तरीके से ये पूरा खेल खेल रहा है पीछे से बैठकर चाइना। यानी अमेरिका और ईरान और इजराइल जो पूरा संघर्ष है चाइना करा रहा है। हाँ, बहुत हद तक, और फायदा भी उसे ही हो रहा है। आपने देखा ना वो हॉर्मुज वाली जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है वो सब उधर ही से तैयार हुई। ठीक है, जी जी। तो यानी कि एक और प्लेयर आ गया, तो भाई अगर ये विश्व युद्ध नहीं तो फिर सर किस ओर जा रहे हैं? भुगतान करना वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये किस ओर जा रहे हैं कि भाई ठीक है, पर्दे के पीछे से ही ऐसे थोड़ी होता है कि युद्ध में आके हर कोई अनाउंस करता है कि भाई कल से विश्व युद्ध हो गया। अब धीरे धीरे वही हो रहा है मेजर रतन भाटिया के, ये यही तो होता है कि भाई आप उसको बैक करें, आप उसको बैक करें, धीरे 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 करके फ्लैश पॉइंट्स आए, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब वर्ल्ड में कई फ्लैश पॉइंट्स पे जंग चल रही होगी। विडम्बना यह है कि ईरान देश की बात नहीं हो रही, ईरान की टेररिस्ट जो थियोक्रेटिक रिजीम थी उसकी बात हो रही थी, क्योंकि उससे खतरा था। ईरान के साथ तो दोस्त थे, 79 से पहले इजराइल की एम्बेसी थी ईरान तेहरान में जी। लेकिन तब थी ना सर जब उनकी पपेट गवर्नमेंट बैठी थी। 1 लाख से ज्यादा यहूदी ईरान में रहते थे, दोस्ती थी, सब अमन शांति थी। 1949 में अगर इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज, टर्की ने रिकॉग्नाइज किया, तो 1950 में ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया था। टोटल 7 ही कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया ईरान को, जिसमें जो मुस्लिम देश हैं उसमें मोरक्को, सुदान को छोड़ दें तो एक बहरीन है, एक यूएई है, इजिप्ट है, टर्की है और ईरान है। और फिर यहाँ इजराइल चल गया। तो ये दिक्कत किधर थी? दिक्कत थी ये आयतुल्लाह खुमैनी और इस सोच में कि मैं इस तरह के प्रॉक्सीज बना के रखूं। हम इजराइल के पीछे पड़े रहते हैं, 1 करोड़ की बेचारों की पॉपुलेशन है, सब तरह से वो ठुकता है, और फिर हम बोलते हैं कि इजराइल को दिक्कत वो है। अब हम बोलते हैं कि अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म हो गई। सुप्रीमेसी खत्म हो गई, एक ऐसा देश है जिसने आके एक कवर प्रोवाइड किया। तो भैया अगर आप 100 मारोगे तो एक आधा तो आपके बेस पे भी गिरेगा। अब जीसीसी कंट्री क्या बोल रही है? यूएई बोल रहा है, सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि भैया इससे बचा लो हमें, और आप बोल रहे हो कि ईरान की वो आप उसको सुप्रीमेसी दे दो, मिडिल ईस्ट में पावर डिफेक्टो पावर बना दो, वो IRGC आपका भूत बना देगी। तो आपको क्या करना है? आप सुरक्षा कवच किससे ले सकते हो? अगर यूएसए से नहीं ले सकते, सुरक्षा कवच किसके लिए अगेंस्ट ले रहे हो? ईरान के अगेंस्ट ही तो ले रहे हो। कौन दे रहा है आपको? यूएसए दे रहा है। अगर यूएसए नहीं दे सकता तो कौन देगा? चीन दे सकता है। चीन देगा?
वो तो कोई आज तक कोई और मिसाल आज ही भी नहीं शायद है। चीन को भी सर बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरी औकात जब आती है मिलिट्री माइट में, तो अमेरिका के सामने आज भी मैं उस पोजीशन पे नहीं पहुंचा हूं, पैसा भले ही आ गया हो, बिल्कुल। कि मैं तुमसे लड़ सकूं। तो सुरक्षा कवच मिडिल ईस्ट में कौन दे सकता है यूएसए के अलावा? आप सोचते हैं कि सुन्नी देश दे सकते हैं, क्योंकि इजिप्ट की आर्मी बहुत बड़ी है, टर्की की आर्मी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान के 5.5-6 लाख प्रोफेशनल आर्मी है। तो क्या ये 3 मिलके इसको सुरक्षा कवच दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो देना तो पड़ेगा यूएसए को ही। अगर यहां पर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो इतना भी चेंज नहीं हो रहा कि इसकी डायनेमिक्स चेंज करके आप बोलो कि यूएसए डिफीट हो गया और चला गया। हाँ, उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है, लेकिन डाउनफॉल शुरू होने में 100 साल लगेंगे। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। हाँ, तो अभी हाथी है वो। आप चींटी से मुकाबला कर रहे हो, बोलो वो तो डिफीट हो गया। ऐसे नहीं डिफीट होता है। भले ही एक जिसे कहते हैं ना कि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो होती है, नैरेटिव जो होता है, उसमें ईरान जो है वो एज और एडवांटेज पे आ रहा हो, लोगों की सिंपैथी, लोग खामनेई साहब के रिजीम में औरतों के साथ क्या कुछ हो रहा था, क्या चल रहा था और किस तरह से प्रॉक्सीज को प्रमोट कर रहे थे, वो सब लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं, क्योंकि अभी बड़ी पिक्चर में ट्रंप लोगों को ज्यादा गलत नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सर का पॉइंट ऑफ व्यू भी वैलिड है। पिनाक, 168 बच्चियां मरी, बहुत दुख हुआ। हाँ। पूरे वर्ल्ड में दुख हुआ। हाँ। लेकिन 400 से ज्यादा तो अफगानी सिविलियन भी मर गए, जो पेशेंट थे, जो हॉस्पिटल में थे, उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। True. उससे पहले 1200 इजरायली मरे 7 अक्टूबर 2023 को, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। तो ये फोटो ऑप्टिक्स और ये सब बहुत अच्छी बात है। अभी आपने विलेन बना दिया इजराइल को और यूएसए को, तो यूएसए तो चलो 82 रिजीम चेंज कर चुका है और ये सब कर, बट इजराइल की क्या गलती है? वो तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ा। ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं फटाफट जी। ये मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान कौन से खुशनुमा ख्वाब में मुब्तला है कि मैं अगर शादी कर रहा हूं तो लव मैरिज करूं या अरेंज मैरिज करूं, इसमें मैरिज हॉल वालों का कोई क्रेडिट नहीं होता। यही हाल अभी पाकिस्तान का है। तो एक दहशत गर्दी की ज़मीन से हम कभी भी अमन का ख्वाब नहीं देख सकते हैं, ये रियलिटी है। तो कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है कि इसका कोई कंक्लूजन निकलने वाला है? आपके पास आएंगे। एक और सवाल किसके पास है? तो बना दिया जी, जनरल। कैप्टन नहीं, मैं मेजर जनरल बनाई है, नहीं बड़ी मुश्किल से प्रमोशन होती है। और किसी के पास सवाल है कोई? आई एम फीलिंग यंग। हाँ, सिक्योरिटी के नाम से जो सिक्योरिटी के नाम पर सिविलियंस की डेथ को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? ठीक है, और किसी के पास सवाल है कोई? हमारे वक्त बहुत कम बचा है। ठीक है सर, हाँ 1 मिनट, सॉरी। जैसे कि सर आप कह रहे हैं कि वो अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसने ही तो स्टार्टिंग करी है, क्योंकि वो पहले इराक के ऊपर वो चीज़ें बताता था कि वो एटम बम बना रहा है, वो ईरान के ऊपर बता रहा है, तो गलती तो उसकी भी है ना सर, अस्तित्व के लिए लड़ रहा है मतलब। नहीं, अस्तित्व के लिए इजराइल लड़ रहा है बेटा। वो नहीं बोलता था इराक एटम बम बना रहा है, वो बुश बोलता था, वो यूएसए बोलता था। नहीं, वो तो यूएसए को बताता था ना उस चीज के ऊपर कि उस। हाँ चलो आपको, हाँ ठीक है, वो सबके लिए बताता है, सबके लिए बताता है, वो तो सभी के लिए बताता है। चलो मैं पहले वो अपने बारे में नहीं बताता, वो सभी के लिए बताता तीसरे है। से शुरू करता हूँ। दुनिया में अभी 30 कंट्रीज हैं, 193, 196 जितने भी आप बोलें, उसमें 30 कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर हथियार के साथ हैं। उसमें 21 हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करती हैं पीसफुल पर्पस के लिए, जिसमें ईरान भी शामिल है, और 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। ठीक है। अब वो सोचते हैं कि एक इस्लामिक बॉम्ब ये पाकिस्तान के पास है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो अमेरिका का है, वो उसको यूज करने नहीं देगा जब तक अमेरिकन कंट्रोल ऊपर है, और इसलिए भी वो उसको अपने साथ रखता है। तो ईरान के पास अगर इस्लामिक बॉम्ब आ जाता है तो पूरे वर्ल्ड को खतरा है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि उसके पास इस्लामिक बॉम्ब आ जाए, कि नहीं तो ये लड़ाई होती ही नहीं अगर उसके पास इस्लामिक बॉम्ब हो जाते हैं। अब पूरा वर्ल्ड चाहता है, क्योंकि हम चाहते हैं, जो बिटिया ने पूछा कि हम नहीं चाहते सिविलियन मरे, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज होता है। आपने देखा ये जो अभी दोपहर में अटैक किया, क्या बोलता है इजराइल 2 दिन पहले से बताना शुरू करता है कि मैं इस शहर पे बॉम्ब डालूंगा, आप यहां से निकल जाएं। वक्त की हमारे पास, मैं माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है सर। अमेरिका का दोहरा मापदंड है ना सर, वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो वो उस अप्रोच के साथ चलता आ रहा है। अब वो लाठी कम होनी शुरू हुई है, जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए। चलिए देखते हैं वक्त बताएगा अभी कि किस ओर ये जंग जारी है, लेकिन फिलहाल अभी बातचीत की तस्वीरें भी नहीं आई है। अलग अलग शरीफ साहब मिल रहे हैं, तो शरीफ साहब पूरा मौके का फायदा उठा रहे हैं कि भाई सुर्खियों में रहने का मौका मिला है, इंटरनेशनल मीडिया आ रहा है, पाकिस्तान में ऐसा कमी होता है, नहीं तो नेगेटिविटी के लिए ही जाना जाता है, तो मौका मिला है तो वो भी इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। खूब फोटोऑप्स हो रहे हैं, खूब फोटोऑप्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन बातचीत फिलहाल नहीं हुई है।